चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से कथा शुरू करते हैं। सही, सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारा अबाउट द कंपोज़िट। जो हमारी डेंटिस्ट्री है, पहले वहाँ पे क्या था मेटालिक रेस्टोरेशंस होती थी। जब भी कोई कैविटीज़, कोई रेस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम क्या करते थे मेटालिक रेस्टोरेशन देते थे। जैसे एमलगम थी जो बहुत ही अच्छी और बहुत स्ट्रेंथ वाली मैकेनिकली भी स्ट्रेंथ अच्छी थी, हर तरीके से एमलगम एक अच्छी रेस्टोरेशन थी। तो हमारी जो रेस्टोरेशन है ना, वो हमारी मेटालिक रेस्टोरेशन से शुरू हुई थी। लेकिन डिमांड क्या होती है लोगों की कि हमारी एस्थेटिक इम्प्रूव हो, यानी कि हम एमलगम को हम इंटीरियर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एमलगम में सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है एमलगम का वो है उसकी अनएस्थेटिक प्रॉपर्टी। वो सिल्वर दिखेगा लेकिन हमारी स्माइल में हम चाहते हैं कि हम जो भी रेस्टोरेशन करें वो वैसी हो जैसा हमारा टूथ कलर है, ताकि वो नेचुरल टूथ के साथ रिजेंबल करे। ठीक है? तो इसी तरीके से इवॉल्व होती गई हमारी रेस्टोरेशंस आहिस्ता-आहिस्ता हर किसी ने ट्राई किया कि हम ऐसी रेस्टोरेशन बनाएँ जो टूथ कलर के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती हो। फिर एस्थेटिक रेस्टोरेशन में जो सबसे फर्स्ट टूथ कलर रेस्टोरेशन बनी थी, वो हमारी कौन-सी थी? सिलिकेट्स थे। ठीक है? सिलिकेट्स वाज़ द फर्स्ट टूथ कलर्ड रेस्टोरेशन। अब सिलिकेट्स टूथ कलर रेस्टोरेशन तो थे, लेकिन सिलिकेट्स के साथ इश्यू ये था कि सिलिकेट्स की प्रॉपर्टीज हमारे टूथ के साथ रिजेंबल नहीं करती थी। नेचुरल टूथ की प्रॉपर्टीज और सिलिकेट्स की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट थी, जिसकी वजह से सिलिकेट एक तरीके से कामयाब नहीं हुई और फिर इसको रिप्लेस करना पड़ा किसी नई रेस्टोरेशन के साथ। अब बात करते हैं सिलिकेट्स की। सबसे पहले सिर्फ सिलिकेट्स का एक्रिलिक रेजिन्स का मैं थोड़ा-सा सिर्फ ब्रीफ इंट्रो दूँगी कि इनको हमने क्यों छोड़ा और कंपोजिट को क्यों बनाना पड़ा। ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसी क्या क्रॉस प्रॉपर्टीज़ थी जो इनमें कम थी, जो हमने कंपोजिट में शुरू करी। ओके, तो सिलिकेट्स से शुरू करते हैं। सिलिकेट्स की जो सिलिकेट्स की जो कंपोजिशन थी, यानी कि सिलिकेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो थे एक एल्यूमिनो सिलिकेट, पाउडर था एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास का और जो इसका लिक्विड था वो क्या था? फास्फोरिक एसिड। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है? एसिड है। एसिड यानी कि जो इरिटेट करेगा हमारी पल्प को, ठीक है? एसिड जो इरिटेट करेगा पल्प को। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज जो सिलिकेट्स का था वो यही था कि हमारे पल्प पे इरिटेट करता था। इसको लगा दो और अगर आपकी कैविटी थोड़ी-सी भी डीप होती थी, तो इसमें इरिटेशन शुरू हो जाती थी इसके बाद, इस रेस्टोरेशन के बाद, ठीक है? तो तो सिलिकेट्स को इसलिए क्या करना पड़ा, हमें चेंज करना पड़ा और सिलिकेट्स में एक एसिड बेस्ड रिएक्शन सिलिकेट में बहुत ज़्यादा होता था और उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन सिलिकेट्स ये थे कि इसको माउथ ब्रीथर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं एक्रिलिक रेजिन्स की। एक्रिलिक रेजिन्स की कंपोजिशन क्या है? एक्रिलिक रेजिन की कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ रेजिन्स इस्तेमाल होते थे, ठीक है? इसके नाम से ही पता चला कि इसमें क्या है? रेजिन्स है। रेजिन्स यूँ तो एक सॉफ्ट मटेरियल है, रेजिन्स क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन रेजिन्स का मेन डिसएडवांटेज ये था कि ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत करवाता है। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज मतलब आपने रेजिन को लगा दिया, रेजिन को जब आपने लगाया तो आपने उसका ध्यान रखा कि ये आपके टूथ इंटरफेस के साथ क्लियरली इसकी बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है? यानी कि आपने जब लगाया तो जो कैविटी प्रिपेयर थी आपकी टूथ था और जो रेस्पिरेशन थी वो बिल्कुल करीब-करीब था। लेकिन जैसे-जैसे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती गई, तो ये जो आपकी रेस्टोरेशन थी एक्रिलिक रेजिन की वो श्रिंक कर जाएगी। जब वो एक चीज़ जो पूरी पहले आपने फैला के रखी हुई थी, पूरी खोल के रखी हुई थी, तो वो श्रिंक कर जाएगी, वो अपनी जगह छोड़ देगी, इसकी मार्जिन्स में क्या आ जाएगा? गैप आ जाएगा। इस गैप में क्या होता था? एक फ्लूइड लीकेज, फ्लूइड जो भी हम खाते-पीते थे वो हमारे नीचे तक चला जाता था, जिसकी वजह से सेकेंडरी कैरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो एक्रिलिक रेजिन्स भी एस्थेटिक रेस्टोरेशन थी, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज था पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज यानी कि आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन जब वो रेस्टोरेशन हार्ड होती थी, तो रेस्टोरेशन में और टूथ इंटरफेस में गैप आ जाता था, जिसकी वजह से सेकेंडरी कैरीज और मार्जिनल लीकेज के चांसेस हो जाते थे। ठीक है? तो हमने एक्रिलिक रेजिन को भी रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया? कंपोजिट से, ठीक है? अब कंपोजिट में हमने ऐसा क्या डाला कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कम हो गया, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज कम हो गई, ये फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम एक्रिलिक रेजिन की और सिलिकेट्स की कंपेयर करते हैं, ठीक है? जैसे पल्पल रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया कंपोजिशन के हिसाब से फास्फोरिक एसिड जो था ये मोर पल्प रिएक्टेंट टू पल्प था।
तो हम इसको लगा देते हैं मोर रिएक्टेंट टू पल्प। जो एक्रिलिक रेजिन है, जो इसमें जो पाउडर में मिथाइल में एक्रिलेट है, वो भी रिएक्टेंट है पल्प का, लेकिन ये लेस रिएक्टेंट है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें उससे तो ये लेस रिएक्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एंटी कैरियोजेनिसिटी, यानी कि वो चीज जो हमारी कैरीज के प्रोसेस को रोके या कम करे एटलीस्ट। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी? ये प्रॉपर्टी हमारी सिलिकेट्स में प्रेजेंट थी। ये प्रॉपर्टी आपकी कभी भी रेजिन्स में प्रेजेंट नहीं रही है, सही है। तो ये प्रॉपर्टी किसमें प्रेजेंट थी? हमारे सिलिकेट्स में प्रेजेंट थी, जबकि इसमें ये प्रॉपर्टी एब्सेंट थी। म्यूट योरसेल्फ। ये कौन है? L21, आप प्लीज अपने आपको म्यूट कर लें और प्लीज अपने नाम के साथ सब एंटर हो, ताकि मुझे पता चले कौन एंटर हुआ कौन नहीं है। ये सब म्यूट करें अपने आप को। अब हमने पढ़ा एंटी कैरियोजेनिसिटी, वो किसमें थी? सिलिकेट्स में है, और इसमें रेजिन्स में, एक्रिलिक रेजिन्स में नहीं है। सही। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है ओरल फ्लूइड। ओरल फ्लूइड का यहाँ पे मतलब क्या है कि लीकेज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, otherwise I will remove from the meeting, remove you from the meeting. जी आसिया, आप क्या बोल रही हैं? मैम इसकी थोड़ी समझ नहीं आई, ये पल्पेशन और एंटी। जी मैं आपको वापस बताती हूँ। पल्प रिएक्शन का मैंने क्या बोला कि सिलिकेट्स की कंपोजिशन में हमने फास्फोरिक एसिड यूज किया है, सही है। फास्फोरिक एसिड, अगर हम एसिड को अपने हाथ पे भी डालेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन आएगा, हमारा हाथ जलेगा। जी यस राइट, सही है। जी। इसी तरीके से वही एसिड जब आप अपने पल्प के करीब लगा दोगे तो क्या होता है? हमारे डेंटिन में डेंटिन और पल्प का कनेक्शन होता है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट, कुछ पाइप्स प्रेजेंट होते हैं डेंटिन के, जो डेंटिन को पल्प से कनेक्ट करते हैं। तो वो फॉस्फोरिक एसिड जब डेंटिनल ट्यूब्यूल से पल्प में जाएगा तो वहां पे पल्प इरिटेशन भी होगी, जैसे हमारे हाथ पे इरिटेशन होता है वैसे पल्प पे भी इरिटेशन होगी, क्योंकि पल्प क्या है? लाइव है। पल्प में क्या है? नर्व्स हैं, पल्प में वेसल्स है, तो वो इरिटेट होती है, यानी कि आपको सेंसिटिविटी बहुत फील होगी, फिर आपको दर्द फील होने लगेगा। आप रेस्पिरेशन करवा के आओगे, आप कैरीज तो रिमूव कर दोगे, लेकिन पल्पल रिएक्शन की वजह से, इसके कंपोजिशन में जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो ना आपको पल्प रिएक्शन फील होगा। समझ आई? यस मैम। इसी लेकिन जो एक्रिलिक रेजिन में आप जो मिथाइल में एक्रिलेट इस्तेमाल करो, वो भी रिएक्टेंट है पल्प का, ठीक है। मतलब वो इस्तेमाल करोगे तब भी जो है ना आपके पल्प पे असर पड़ेगा, लेकिन सिलिकेट्स का असर ज्यादा होता है और एक्रिलिक रेजिन का वही पल्पल रिएक्शन कम होता है, सही जी। एंटी कैरियोजेनिसिटी। एंटी कैरियोजेनिसिटी, कैरियोजेनिक का जो मतलब होता है ये होता है कैरी, सही है। यानी कि वो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी कैरीज को प्रोग्रेस होने से रोके, इसको आप क्या बोलोगे? एंटी कैरियोजेनिसिक प्रॉपर्टी, सही है। कैरीज का आपको सबको समझ आती होगी क्या मतलब है। तो एंटी कैरियोजेनिसिटी वो प्रॉपर्टी जो आपकी कैरीज की प्रोग्रेशन को रोके। तो सिलिकेट्स में ये प्रॉपर्टी होती है, जबकि एक्रिलिक रेजिन्स में, किसी भी एक्रिलिक रेजिन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके। अब तीसरी प्रॉपर्टी है ओरल फ्लूइड में सॉल्युबिलिटी, यानी कि जब आपने एक रेस्पिरेशन को अपने टूथ में डाल दिया, आपने कैविटी बनाई, जो कैरीज थी कैरीज रिमूव की, आपने कैविटी प्रिपेयर की, उसमें रेस्पिरेशन डाल दी, ठीक है। लेकिन क्या होगा? जब आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपका माउथ की जो पीएच है वो बदलती रहती है, यानी कि जब आप एसिडिक फूड लेंगे तो आपकी पीएच एसिडिक हो जाएगी, जब आप कोई दूसरा फूड ले रहे हैं तो आपकी जो पीएच है वो अल्कलिनिटी पे चली जाएगी। तो ये जो चेंज ऑफ पीएच है ना, वो आपकी रेस्पिरेशन पे बहुत अफेक्ट करती है। तो अगर आपकी रेस्पिरेशन पीएच के चेंज होने की वजह से लीक हो जाती है, यानी कि वहां से निकल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ओरल फ्लूइड की वजह से लीकेज हो जाना, सही है। तो ये जो थी ना ये आपकी सिलिकेट से बहुत ज्यादा थी, यानी कि आप सिलिकेट्स को डालो और फिर थोड़े टाइम तक तो वो चलती है, लेकिन जैसे जैसे बंदा खाता है और वो रेस्पिरेशन पुरानी होने लगती है ना, तो वो उसकी लीकेज होना शुरू हो जाती है, ओरल फ्लूइड के जरिए वो निकलना शुरू हो जाती है। और ये प्रॉपर्टी जो है ना हमारे एक्रिलिक रेजिन्स में कम है, इसमें ज्यादा है सिलिकेट्स में और एक्रिलिक रेजिन्स में कम है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अगर देखा जाए तो सिलिकेट्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत
कम है और इसकी सिलिकेट से अच्छी है। लेकिन अगर हम एक्रेलिक रेजिन की प्रॉपर्टीज को अपने तुथ के साथ कंपेयर करें तो तुथ के साथ वो इतनी अच्छी नहीं है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज का चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट की हार्डनेस होती है और हाई मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक्रेलिक रेजिन की जब कंपेयर करेंगे हम सिलिकेट्स के साथ तो अच्छी हैं, इम्प्रूव हैं। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे वही प्रॉपर्टीज को अपने तुथ के साथ तो इतनी अच्छी नहीं मिलती हमें। समझ आई? यस। अब आप बात करते हैं एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स इनिशियली यानी कि जब आपने अपने रेस्टोरेशन को अपने डाला, लगाया, प्लेस किया, आपने एस्थेटिक्स चेक की, आपने चेक किया टूथ कलर मैच कर रहा है आपके रेस्टोरेशन के कलर से, तो इनिशियली सिलिकेट्स की जो एस्थेटिक है ना वो अच्छी है इनिशियली, यानी कि शुरू के दिनों में। लेकिन जब लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा सिलिकेट्स में डिस्कलरेशन शुरू हो जाएगी। सही है? तो सिलिकेट्स के बाद में अगर एस्थेटिक चेक करें तो बहुत ज्यादा स्टेनिंग हो जाती है और डिस्कलर्ड हो जाता है, तो आपकी एस्थेटिक लॉन्ग टर्म एस्थेटिकली अच्छा नहीं है सिलिकेट्स। एक्रेलिक रेजिन भी शुरू में बहुत अच्छी एस्थेटिक प्रोवाइड करता है, इसकी एस्थेटिक सही होती है, टूथ कलर के साथ मैच करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म देखें तो इसमें क्या हो जाता है, मार्जिनल डिस्कलरेशन हो जाती है। आप कुछ भी खाते पीते हैं ना तो उसमें ये जो स्टेन्स होती है, जैसे आपने कॉफी या चाय या कोक पी, जो जिसमें स्टेनिंग है तो वो स्टेनिंग हमारा एक्रेलिक रेजिन पकड़ता जाता है और फिर इसकी भी लॉन्ग टर्म स्टेनिंग अच्छी नहीं होती। सही। एडहेशन टू इनेमल एंड डेंटिन, जब भी आप कोई भी रेस्टोरेशन लगाते हो तो आपका गोल होता है कि वो आपके इनेमल के साथ या अगर आपकी डीप कैविटीज है तो वो डेंटिन के साथ बॉन्ड करे, केमिकल नहीं तो मैकेनिकल बॉन्ड हो। तो केमिकली जो है ना सिलिकेट्स की बॉन्डिंग है और ना ही हमारे कंपोजिट की, सॉरी एक्रेलिक रेजिन की। एक्रेलिक रेजिन भी बॉन्डिंग नहीं करता हमारे टूथ के साथ, डायरेक्टली बॉन्ड नहीं करता। कि बॉन्डिंग के लिए पर हमें कुछ चैनल्स बनाने पड़ते हैं। फिर इसके बाद आता है सरफेस फिनिश। फिनिश, अब जो सिलिकेट्स हैं, सिलिकेट्स को फिनिश करना बहुत मुश्किल था क्योंकि सिलिकेट्स में जो एल्यूमिनो सिलिकेट डल रहा है ना उसकी उसकी कंपोजिशन में, उसकी वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत मुश्किल थी। तो इसकी फिनिशिंग पुअर है और इसकी फिनिशिंग जो है ना ये इजिली हो जाती है और इसकी फिनिशिंग में स्मूथ सरफेस हमें मिल जाती है। यूजेस की अगर बात करें तो सिलिकेट्स अब रेयरली यूज हैं, बिल्कुल ही कम इस्तेमाल होते हैं हमारे सिलिकेट्स, या आप यूं करें समझे कि बिल्कुल इस्तेमाल होते ही नहीं है। लेकिन जो एक्रेलिक रेजिन है ये अब आप रेस्टोरेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। सही है? क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हमारे तुथ के साथ मैच नहीं करती। मैं बार बार बता रही हूँ एक्रेलिक रेजिन की प्रॉपर्टी आपके तुथ के साथ मैच नहीं करती। इसकी प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू सिलिकेट अच्छी है लेकिन तुथ के साथ अच्छी नहीं है। तो सिर्फ एक्रेलिक रेजिन का काम आपका कहाँ पे आता है, जब आप टेम्पररी क्राउन या ब्रिज बनाते हैं, टेम्पररीली जो आपको चीजें लगानी होती है तो आप उसमें जो है ना एज अ रेस्टोरेशन आप एक्रेलिक रेजिन दे सकते हैं, वरना एक्रेलिक रेजिन फॉर द लॉन्ग टर्म यूज इंडिकेटेड नहीं है। टेम्पररीली इंडिकेटेड है फॉर द क्राउन एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शंस, बट परमानेंटली एक्रेलिक रेजिन रिकमेंडेड नहीं है। सही है? अब आप में से इसको कौन 1 मिनट में रिपीट करेगा? हम्म, अरीजा जुल्फिकार, क्या आप रिपीट करेंगी? अपना माइक ओपन करें और सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसके सारी प्रॉपर्टीज को कंपेयर जो मैंने किया है वो आप करें। अरीजा जुल्फिकार। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों को बोलना आएगा, फिर आप लोग आगे भी बोल सकेंगे अपने वाइवा में, अपने टीचर्स के सामने। तो इस तरीके से आप में कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। आपको जो भी आता है बताएं। चलिए उस्मा, कल वाला आप करें। उस्मा, क्या आप सुन रही हैं? या और कोई इशू आ रहा है बताएं।
अगर आप लोग ऐसे इंटरेक्टिव क्लास करेंगे तो आप लोगों के लिए समझना भी ज़्यादा आसान होगा और जो मुझे पता भी चलता जाएगा आप लोगों को कहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वो। जी मनीषा, आप बोलें। मैं एक्सप्लेन करूँ ये? जी, करें। यहाँ पर हमने 2 कंपोनेंट पढ़े हैं, सिलिकेट और एक्रिलिक एक्रिलिक रेजिस्टेंस। रेज़िन। जी। जी, जो सिलिकेट होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म है ना, रिस्टोरेशन मटेरियल होता है। इन दोनों को आगे जाकर हम क्या है डेंटल कंपोनेंट में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इतने इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते और ये ना लॉन्ग टाइम तक मतलब हमारा एग्ज़िट हमारा जो टूथ का मतलब जो कलर होता है ना वो नहीं देते। सही, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लाइक फर्स्ट है पल्प रिएक्शन। इसमें जो मतलब हमारा सिलिकेट होता है उसमें मतलब जो हमारे पल्प रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो एक्रिलिक रेजिस्टेंट है उसमें कम होते हैं। और सेकंड है एंटी कैरियोजेनिसिटी, मीन्स ये ना कैरीज मतलब कैरीज की जो प्रोटेक्शन है ना वो स्टॉप कर देते हैं सिलिकेट, और उसमें बिल्कुल जो है ना प्रोटेक्शन होती नहीं एक्रिलिक रेजिस्टेंस में। थर्ड है ओरल फ्लूइड। ओरल फ्लूइड में क्या होता है, जो हमारे माउथ में पीएच है वो क्या है चेंज होती रहती है। लाइक अगर हम कोई मतलब एसिड की मतलब ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं जिसमें एसिड है तो उसके हिसाब से पीएच चेंज होगी। तो इसमें जो ये 2 कंपोनेंट है जैसे सिलिकेट है, सही है? उसमें उसमें क्या होता है पीएच ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो कंपोज़िशन है वो एसिड से बनी हुई है। मतलब जो सिलिकेट की कंपोज़िशन है उसमें जो मतलब मटेरियल यूज़ होता है वो एसिडिक होता है, सही है? और जो इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें एक्रिलिक रेजिस्टेंस की क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट के, सही है? और सिलिकेट का मतलब जैसे अगर हम सिलिकेट मतलब कंपाउंड मतलब यूज़ कर रहे हैं, सही है? तो वो अगर मतलब हम एक्रिलिक रेजिस्टेंस से उसको कंपेयर करें तो सिलिकेट मतलब हमारे टूथ को जो कलर देता है वो एग्ज़ैक्ट मतलब सेम ही देता है, थोड़ा ही मीन्स डिफरेंस होता है। तभी मतलब उसको मतलब ज़्यादा हम प्रेफ़र करते हैं अगर हम डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं, सही है? और सरफेस फिनिशिंग में ये था कि मतलब वो एक्रिलिक रेजिस्टेंस की मतलब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट। ठीक है। सही है, सरफेस फिनिश एक्रेलिक के ज़्यादा होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे रेज़िन एक्रेलिक रेज़िन के? एक्रेलिक रेज़िन एक्रेलिक रेज़िन की डिसएडवांटेज ये है कि ये इरिटेंट टू पल्प है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी पल्प को इरिटेट करती है क्योंकि इसमें मिथ एक्रिलिक है। इसके बाद पॉलीमराइज़ेशन श्रिंकेज, सिर्फ रेज़िन्स अगर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे पॉलीमराइज़ेशन श्रिंकेज 6% है। यानी कि एक्रिलिक रेज़िन को जब हम लगाते थे, पूरी हमने एचलिक से इसकी वो बना ली मार्जिन्स को बना ली, लेकिन फिर क्या होगा थोड़े टाइम बाद 6% तक जो है ना वो श्रिंक कर जाएगा। तो इसमें इतना मार्जिनल गैप बन जाएगा, फिर मार्जिनल गैप की वजह से फ्लूइड्स की लीकेज होगी उस जगह पे और फिर फर्दर ऑन वहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी कैरीज। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल अ, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी जो है ना हमारी एक्रिलिक रेजिन्स की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे टूथ के साथ, सही? इसके बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इसकी में हार्डनेस बहुत कम है, ठीक है? मतलब आपका जो नेचुरल टूथ है और जो आप इसको कंपेयर करोगे तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और हार्डनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये ड्यूरेबल नहीं है। अगर कोई एब्रेसिव फोर्सेस इस पे लगे या फिर आपने कोई ऐसा खाना खाया जो बहुत हार्ड था, तो एकदम से ये टूट जाएगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसमें हार्डनेस नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इन सब इश्यूज़ की वजह से एक्रिलिक रेज़िन्स को आप परमानेंटली नहीं इस्तेमाल कर सकते और आपको कोई ना कोई ऐसी एस्थेटिक रेस्टोरेशन बनानी थी जिसको आप लॉन्ग टर्म या परमानेंटली इस्तेमाल कर सको। तो वो क्या बनाई फिर हमने